यश अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर में रहता था। अरे मीरा, तुम्हें याद है करण? वो तुम्हारा गांव वाला दोस्त? हाँ, कल शहर में मुझे वो मिला था। अच्छा, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, हमें गांव बुलाने के लिए जिद कर रहा था। कह रहा था कि हम जब से शहर आए तब से गांव को तो भूल ही गए। तो फिर तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने उसकी बात टाल दी। क्या हमारा गांव में भी एक घर है? हाँ बेटा, गांव में भी हमारा एक बहुत पुराना घर है और बहुत सारी जमीन भी है। तो क्या हम गांव जा रहे हैं? अब नहीं बेटा। नहीं पापा, मुझे गांव जाना है। मुझे भी देखना है अपना गांव कैसा है। जानवी के बहुत बार जिद करने पर यश उसकी बात को मना नहीं कर पाता है। अच्छा बाबा, ठीक है, हम नेक्स्ट वीक वेकेशन में गांव चलेंगे बस। ये हम गांव जाएंगे। अगले सप्ताह यश और उसका परिवार गांव के लिए निकल जाता है पापा, ये अपना गांव है? और अपने छोटे से कैमरे से एक तस्वीर निकालती है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है और शहर से तो कितना अलग है। अरे बेटा, गांव ऐसे ही होते हैं। अच्छा मीरा, मैं करण को भी फोन कर देता हूँ ताकि वो हमारा रहने का इंतजाम कर दे। कुछ देर बाद यश और उसका परिवार गांव पहुंच जाते हैं। अरे यश, अरे तू तो शहर जाकर जैसे सब कुछ भूल ही गया रे। अरे अब क्या करूं भाई, काम ही इतना रहता है कि टाइम ही नहीं निकाल पाता। मैंने तेरे रहने का इंतजाम जो है अपने घर पर ही किया है। अच्छा, जैसे ही हवेली की साफ सफाई हो जाएगी तुम्हारा सामान वहां पर रखवा दूंगा, ठीक है? फिर यश उसकी पत्नी और बेटी जानवी के साथ घर में चले जाते हैं। शाम को जब सब लोग बैठे होते हैं तब एक नौकर दौड़ा हुआ उनके पास आता है। अरे मालिक वो अरे इतना घबराए हुए क्यों हो भाई? अरे मालिक, वो जो डिंगरू चाचा की अस्थियों का घड़ा रखा हुआ था ना, वो टूट गया। अरे तो इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है भाई, हैं? अरे साहब, उसके बाद मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे डिंगरू चाचा वहीं कहीं आसपास ही हो। अरे बलवंत काका, तुम भी ना ऐसे ही शक पाले हो, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो वहम ही सही। अच्छा मालिक, वो हवेली की साफ सफाई हो गई है, आप कहो तो आपका सामान वहां रखवा दूं? हाँ। पापा, वैसे ही डिंगरू चाचा कौन है और ये काका इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे जानवी बेटा, ये डिंगरू चाचा तुम्हारे दादाजी हैं। पर पापा, आपने तो मुझे कभी भी उनके बारे में कुछ नहीं बताया। अरे बेटा, वो सामान हवेली में रखना है ना, देर हो रही है, चलो जल्दी। हवेली पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है। अरे वाह, इतना बड़ा घर, मैं पूरा घर देखकर आती हूँ। अरे आराम से। हवेली तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे 8 साल पहले थी। हाँ बिल्कुल करण भैया, आपने तो हवेली का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अरे भाभी, सिर्फ हवेली का ही नहीं, मैंने आपकी जमीन और बगीचों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। हाँ पता है, तभी तो गांव की सारी जिम्मेदारी तुझे सौंपकर मैं शहर में आराम से रह रहा था। जानवी घूमते हुए उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके दादाजी की अस्थियां थीं। अरे ये क्या है? लगता है बलवंत चाचा इन्हीं अस्थियों के बारे में बात कर रहे थे। बलवंत चाचा भी ना बच्चों की तरह डरते हैं। अब देखो, मैं डर रही हूँ क्या? नहीं ना। और अस्थियों को साफ करने लगती है और वहाँ पड़े एक पुराने कलश में अस्थियां रख देती है। तभी जानवी को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई हवा की झोंके की तरह निकला हो। वो पीछे पलटकर देखती है तो कोई नहीं था। तभी लाइट बंद हो जाती है और तेज हवा की वजह से फिर से अस्थियों वाला लोटा गिर जाता है। जानवी अचानक डर जाती है। मम्मी, मम्मी!
बेटा जहाँ हो वहीं खड़ी रहना, हमारे हैं ऊपर। जानवी वहीं खड़ी रहती है। अचानक बिजली कड़कने लगती है और जानवी जब खिड़की की तरफ देखती है तब उसे कोई सिगार फूंकते हुए दिखाई देता है। जानवी डरते हुए उसके पास जाती है। कौन? तब तक मीरा और यश भी वहां पहुंच जाते हैं और कमरे का दरवाजा खोलता है। जानवी मीरा के गले लिपट जाती है। जानवी बेटा तुम डरो मत। तब तक लाइट भी आ जाती है। माँ मैंने वहाँ किसी को देखा। जानवी को ऐसे घबराया देख क्या हुआ बच्चा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? पापा वो। क्या हुआ? अरे कोई भी तो नहीं है वहाँ। जानवी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जानवी बेटा क्या हुआ तुम्हें? लगता है इतनी दूर के सफर से थक गई होगी। यश जानवी को उठाकर उसके कमरे में जाकर लिटा देता है। इसे थोड़ी देर आराम करने देते हैं। तुम दोनों भी थक गए होगे तो जाकर आराम करो। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अच्छा। करण वहां से चला जाता है और मीरा और यश भी अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। रात के 9 बजे जानवी को होश आता है। तब वो देखती है कि डिंगरू चाचा उसके सिरहाने बैठे हैं और उसके माथे को सहला रहे हैं। जानवी उन्हें देखकर डर जाती है। आप? तभी मीरा वहां पर आ जाती है। अरे जानवी बेटा क्या हुआ? मम्मी। हाँ क्या हुआ बेटा? मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। नहीं बेटा ऐसे नहीं रोते। और उसके साथ वहीं सो जाती है। अगली सुबह करण फिर से यश की हवेली पर आ जाता है। ये चिलगोजा यहाँ पर क्या कर रहा है? ये कौन है और ऐसे कैसे बोल रहे हैं अंकल को? अरे जानवी बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक है अंकल। अच्छा यश, तुमने मुझे एक प्लॉट के लिए पूछा था ना? मैंने उस प्लॉट के मालिक से बात कर ली है और उसके डॉक्यूमेंट भी रेडी करवा लिए हैं। तुम चाहो तो अभी साइन कर सकते हो। अरे शुभ काम में देरी किस बात की? अरे नालायक, तुझे अभी भी अच्छे और बुरे में फर्क करना नहीं आया। करण और यश बैठकर बातें करने लगते हैं। चल बेटा तू भी नाश्ता कर ले और दवाई लेकर आराम कर ले। फिर जानवी मीरा के साथ अंदर चली जाती है। फिर पलक झपकते ही डिंगरू की आत्मा करण और यश के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और करण के सिर पर एक झापड़ देता है। करण इधर उधर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। अरे दोस्त एक बार पढ़ ले। अरे पढ़ने की क्या जरूरत है यार, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तेरी कागज न पढ़ने और जल्दी से किसी पर भी भरोसा कर लेने की आदत से आज मेरा फायदा हो जाएगा। अरे नालायक, ये तेरी सारी जमीन हथिया लेगा और तू सर पर हाथ रखकर बैठे रहना है। हाँ। डिंगरू यश की तरफ जाकर जोर से फूंक मारता है और जोर जोर से हवा चलने लगती है। यश के हाथ के सारे कागज उड़ जाते हैं। अरे इस हवा को भी अभी चलना था, बस मेरा काम होने ही वाला था। उसकी सारी जमीन और ये हवेली अपने नाम से करवा कर इसको जान से खत्म कर दूंगा। जब देखो तब मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। फिर डिंगरू चाचा जाकर उड़ते हुए कागज को पकड़कर अपने पास छुपाकर रख लेते हैं। मैं जाकर पेपर लेकर आता हूँ। हैं? ये सारे पेपर्स कहाँ गए? लगता है हवा की वजह से कहीं बाहर उड़ गए होंगे। एक काम करो यार, तुम जाकर नए पेपर्स बनवा लो। इधर जानवी सोच में डूबी रहती है। आखिर वो बूढ़े काका हैं कौन और सबको ऐसे कैसे बोल रहे थे? मम्मी हमारे यहाँ कोई बूढ़े अंकल काम करते हैं क्या? हाँ बेटा, बलवंत काका, वो जो उस दिन हमें मिले थे। अरे नहीं मम्मी, उनके अलावा और भी कोई? नहीं तो, पर तू ऐसे क्यों पूछ रही है? नहीं कुछ नहीं। और वहाँ से चली जाती है। तभी उसे डिंगरू चाचा दिखाई देते हैं।
जो कभी करण की कुर्सी खींच रहे थे तो कभी पानी का गिलास गिरा देते हैं। अरे यश, हम ना बाहर चलकर बात करते हैं। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं। कौन हो आप और मेरे पापा और अंकल को ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम मुझे देख सकती हो? हाँ तो क्या? मैं बर्बाद हो गया। 8 साल से उस मनहूस घड़े में बंद था। उससे आजाद होकर लगा था कि मुझे कोई नहीं देख सकता, पर तुम मुझे देख सकती हो। अरे कौन हो तुम? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। नहीं पहले आप। नहीं पहले तुम। जानवी जोर से। मैंने बोला ना पहले आप। अरे तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? बता रहा हूँ। मैं जो हूँ, मैं हूँ डिंगरू लाल चौहान, इस हवेली का मालिक। इस हवेली के मालिक मेरे पापा हैं, समझे? और आप ऐसे हवेली पर कब्जा नहीं कर सकते। इतनी सी तो है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? कौन है तू? अच्छा इधर आओ। क्या है? अरे मेरी माँ, इतना चिल्ला क्यों रही है? एक बात बता, तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? क्या डर? और आपसे? पर क्यों? वैसे भी आपकी शक्ल तो बिल्कुल कार्टून जैसी है। मुझे तो आपकी शक्ल देखकर हंसी आती है। अरे मैं तो लुट गया। मेरे भूत होने का क्या फायदा हुआ भाई है? भगवान, इससे तो अच्छा होता कि तुम मुझे अपने पास ही बुला लेते। वैसे तुम कौन हो? मैं यशवंत राय चौहान की बेटी जानवी चौहान। तुम मेरी पोती हो? हाँ। आपकी पोती? पर मेरे दादाजी तो इस दुनिया में, मतलब आप भूत हैं? हाँ मैं भूत हूँ। पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? देखो, मैं इस टीवी में अपना हाथ अंदर डालकर बाहर भी निकाल सकता हूँ और इस दीवार के आर पार भी आ जा सकता हूँ। क्या आप सचमुच मेरे दादा के भूत हो? पर आपकी फोटो तो नहीं है, और आप भूत कैसे बने? बेटा, जब इंसान की मौत समय से पहले हो जाती है तब वो भूत बनकर भटकता रहता है। तो फिर आप मरे कैसे? मेरी मौत के पीछे तुम्हारे माँ बाप का हाथ है। हाँ। क्या मम्मी पापा? हाँ, उन दोनों की वजह से ही मेरी आत्मा आज भटक रही है। उन दोनों ने जमीन के कागजात पर दस्तखत करवा लिए और फिर मुझसे गलत सलूक करने लगे। तेरी माँ ये मुझसे घर का काम करवाती और खाना भी नहीं देती और बीमार होने पर मेरा इलाज भी नहीं करवाते। एक दिन जब तुम्हारे मामा और मामी आए तब मैंने उनसे पहले खाना खा लिया। इस बात से गुस्सा होकर तेरी मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं 10 दिन तक भूख से तड़प तड़प कर मर गया बेटा। और ये तो कुछ भी नहीं, मरने के बाद इन्होंने मेरी अस्थियां तक विसर्जित नहीं की। मेरे मरने के 1-2 दिन बाद ही ये गांव छोड़कर चले गए। डिंगरू की बात सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी पापा ने आपके साथ ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं होता। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइए, आज जब करण अंकल प्लॉट के पेपर लेकर आए थे तब आप पापा को साइन करने से क्यों रोक रहे थे? क्योंकि ये किसी प्लॉट के पेपर्स नहीं थे, ये हमारी जमीन और हवेली के कागजात थे जिसे ये करण अपने नाम करवाना चाहता है। इसने मुझसे भी बहुत बार जालसाजी करने की कोशिश की थी पर मेरे सामने टिक नहीं पाया। पर तेरा बाप ये उसके झांसे में फंस गया और उसे अपना दोस्त बना लिया और ये आस्तीन का सांप उसे बेवकूफ बनाकर मालिक बनना चाहता है। तभी तो ये तेरे बाप की दुम बनकर फिरता रहता है। जानवी मुंह पर हाथ रखकर हंसती है।
तुम्हारा बाप ऐसे नहीं मानेगा। इसके खिलाफ हमें कोई ठोस सबूत जमा करना पड़ेगा। वो सब छोड़िए, पर पहले आप मुझे अपना गांव दिखाइए। ठीक है, चलो मेरे साथ। हाँ, 1 मिनट, मुझे अपना कैमरा भी साथ में लेने दीजिए। फिर डिंगरू चाचा और जानवी दोनों गांव घूमने निकल जाते हैं। उन्हें आते हुए शाम हो जाती है। रास्ते में करण का घर आता है। डिंगरू वहीं रुक जाता है। अरे क्या हुआ दादाजी, आप रुक क्यों गए? बेटा तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। अरे वो कागज तो खराब हो गए। अब तुम्हें दूसरे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे। मुझे जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट चाहिए, समझे? बस एक बार वो बेवकूफ यश उन पेपर्स पर साइन कर दे, फिर उसकी सारी जमीन और हवेली मेरी, और फिर उसे और उसके परिवार को जान से खत्म करके लाश को यमुना में बहा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जानवी ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और अपने दादा की तरफ देखती है। तू मेरे परिवार को खत्म करेगा, तुझे तो मैं मजा चखाता हूँ। कभी बहुत जोर से हवा चलने लगती है और उसके घर की लाइट भी बंद चालू होने लगती है। अरे अचानक लाइट को क्या हुआ रे? डिंगरू चाचा उसके घर के सभी बर्तन एक एक करके हवा में उड़ाने लगते हैं और उसके आसपास बर्तन गोल गोल घुमाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? कोई है? बचाओ बचाओ, भूत कोई है? और फिर डिंगरू चाचा सभी बर्तनों को एक साथ उठाकर करण के ऊपर गिरा देते हैं। करण डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है और कुछ भी बोलने के लायक नहीं होता। तभी डिंगरू चाचा जानवी के कान में कुछ बोलते हैं और जानवी के शरीर में घुस जाते हैं। फिर जानवी करण के सामने आ जाती है। अचानक ही उसके बाल खुल जाते हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। वो बहुत ही डरावनी दिखने लगती है। करण की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जानवी, जानवी। करण डर से कांपने लगता है और पसीना पसीना हो जाता है। फिर जानवी हवा में उड़ते हुए उसके पास आ जाती है और उसे एक थप्पड़ लगाती है। तू मेरे परिवार को मारना चाहता है, मेरी हवेली और जमीन हथियाना चाहता है। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं ताकि तू मेरे परिवार की जान ले ले। और फिर उसका सर जोर जोर से दीवार पर ठोकने लगती है। बोल, अपनी गलती कबूलेगा कि नहीं? ठीक है, मैं अपनी गलती सबके सामने मानने के लिए तैयार हूँ और आगे से कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, पर मुझे माफ कर दो। जानवी से मार मार कर उसकी हालत अधमरी कर देती है। फिर जानवी अचानक गायब हो जाती है और सब ठीक हो जाता है। करण बेहोश हो जाता है। इधर यश और मीरा दोनों खाना खाते हुए बातें करते हैं। अरे बस एक बार उस प्लॉट के पेपर्स पर साइन कर दूं, फिर शहर चलेंगे। तभी जानवी और डिंगरू वहां आ जाते हैं। जानवी जानबूझकर अपनी मम्मी की प्लेट गिरा देती है। वो गलती से गिर गई। अरे कोई नहीं बेटा। पर मम्मी, अब तो खाना भी नहीं बचा, अब आप क्या खाओगी? कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मुझे आज भूख नहीं थी। ऐसे ही जानवी कुछ न कुछ करके 2-3 दिन उसकी मम्मी को खाना खाने से रोकती है। मम्मी, आज गांव में जो नए दोस्त बने हैं, मैंने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया है, आप उनके लिए खाना बना देना। बेटा वो क्या है ना, मुझे आज थोड़ी कमजोरी लग रही थी। आपको देखकर तो नहीं लगता, और वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ। मीरा को एक पल के लिए उसकी कही गई बातें याद आ गईं, जो उसने डिंगरू से कही थी। दादाजी, मम्मी को भी तो एहसास होना चाहिए ना कि आपको कैसा लगता था जब वो आपसे ऐसे बात किया करती थी। मीरा सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। भूख के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। फिर मीरा थोड़ा सा खाना प्लेट में लेकर खाने लगती है। जानवी उसे देखकर उसकी प्लेट फेंक देती है। ये खाना मैंने मेरे दोस्तों के लिए बनवाया था, आपके लिए नहीं। बेटा बहुत सारा खाना बचा है, तुम्हारे दोस्तों का काम हो जाएगा। तभी यश वहां आ जाता है। जानवी,
ये कोई तरीका अपनी मम्मी से बात करने का? अच्छा, तो जब मम्मी दादाजी से ऐसी बात करती थी तब तो आपको उनका तरीका गलत नहीं लगा था? मीरा और यश दोनों चुप हो जाते हैं। आप दोनों ने दादाजी के साथ कितना बुरा सलूक किया था, लेकिन वो मरने के बाद भी आप दोनों की फिक्र करते हैं। यश और मीरा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और जिसे आप अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं वो तो आ डिंगरू की तरफ देखती है। आस्तीन का सांप। हाँ, वो तो आस्तीन का सांप है। फिर जानवी उन्हें अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाती है। तभी करण हाथ पैर में पट्टी बांधे वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। जानवी बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं किसी से भी धोखा नहीं करूंगा। यश, मैं तुम्हारी हवेली और जमीन हथियाना चाहता था। तुम मुझे धोखा देते रहे थे और मैं आंख बंद करके तुम पर भरोसा करता रहा। तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता रहा, पर तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। फिर यश पुलिस को फोन करके सारी बातें बताता है और बुला लेता है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस धोखेबाज को। दोस्त, मैंने कभी तेरे बारे में अच्छा नहीं सोचा, लेकिन एक बात कहूं, तू जानवी को किसी तांत्रिक के पास जरूर ले जाना। अरे चल चुपचाप चल। पुलिस करण को ले जाती है। पर जानवी, तुम्हें इस करण की असलियत का पता कैसे चला? फिर जानवी यश और मीरा को सारी बातें बताती है। फिर दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बापूजी, हमें माफ कर दीजिए। मैं दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ बापूजी, जब जानवी मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी तब मुझे समझ आ गया कि आपको मेरे ऐसे व्यवहार से कितना बुरा लगता होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है। अब ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, समझा? दादाजी ने आपको माफ कर दिया है।